हेलो गाइज, आज हम परफेक्ट काउंट के ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें रॉयल फैमिली की कहानी बताई जाती है, क्योंकि इसका इतिहास जोसन काल तक जाता है। लेकिन इन सालों में रॉयल फैमिली में बहुत से बदलाव आए हैं। यह पुरानी विरासत धीरे धीरे मॉडर्न टाइम से जुड़ गई है। अब सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट भी साथ साथ काम करते हैं। यानी कि एक तरफ राजा का रास्ता चलता है, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से पार्लियामेंट देश को संभालती है। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़का जब अपना रिजल्ट देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस बार भी वह सेकंड आया था। तभी हमें हमारी मेल फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम ह्यूजू था। वह हमेशा ही उस लड़के से कम्पीट करती थी और जीत जाती थी। स्कूल के ज़्यादातर बच्चे रॉयल अमीर फैमिली से आते थे और उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि ह्यूजू उनसे आगे रहती है, अच्छा काम करती है। भले ही वह एक बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन वो नाजायज़ थी। यहाँ तक कि स्कूल मैनेजमेंट को भी वह पसंद नहीं थी। देन प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाता है। पहले वो तारीफ़ करता है और फिर उसे इनडायरेक्टली उसकी औकात याद दिलाते हुए कहता है। साथ ही उसके एक गिफ्ट भी देता है, जो कि एक कप था, जो कि पुराने टाइम में एक जीनियस ने बनाया था, लेकिन वो जीनियस लो कास्ट से था। तो प्रिंसिपल ह्यूजू को यहाँ पर इनडायरेक्टली मैसेज देता है कि चाहे तुम कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी जगह हमेशा लो कास्ट में ही रहेगी। ह्यूजू भी इस बात को समझ जाती है। देन वो बाहर आती है और गुस्से में वो कप फेंक देती है। प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूजू अपने डैड के बिजनेस कैसल ब्यूटी की सीईओ बन गई है और वह असल में हर बार अपने भाई की कंपनी को पीछे कर देती थी। लेकिन इस बार वह हार रहे थे, क्योंकि उसका भाई आगे आने के लिए डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, प्रमोशन पर बहुत खर्चा कर रहा था। लेकिन ह्यूजू को बस किसी भी तरह जीतना था। वो अपनी टीम से कहती है कि उनके बारे में जो मिले ढूंढ निकालो, इशू बनाओ, और जहाँ इशू होगा वहाँ ट्रबल होगा, मीडिया में तूफान मचेगा। तभी इसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आती है और उसे याद दिलाती है कि उसे ग्रैंड प्रिंस के बर्थडे पर जाना है। तो इसके लिए भी वो अपनी टीम से कहती है कि वह उसके वहाँ जाने के लिए उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा सेल के लिए करें, उसकी हर एक चीज़ पर आर्टिकल लिखें कि उसने क्या क्या पहना है, वह क्या क्या कर रही है। इससे सब उस पर ही फोकस करेंगे। और हेडलाइन यह लिखना कि क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी में कैसल ग्रुप की सक्सेसर को इनवाइट किया गया है। भले ही अब तक सक्सेसर डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन इस इवेंट के जरिए वह इस बात को एकदम हाईलाइट करना चाहती थी कि सारा अटेंशन उसे ही मिले और मीडिया में जो छपेगा वही जीतता है। जिस तरह से वह कंपनी चलाती थी, उसे साफ लग रहा था कि उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है और वह बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। देन वो महल के लिए निकलती है। हेजम पूछती है कि आप सच में कैसल ग्रुप की सक्सेसर हैं? ह्यूजू कहती नहीं, पर बोलने में क्या जाता है, शायद सच भी हो सकता है, और ऐसे रूमर्स फैलना ही तो पीआर का काम होता है ना, तो इन आर्टिकल्स का तुम ध्यान रखना। देन हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस इयान के महल को, जहाँ वह अभी अभी हंटिंग से वापस आया है। तो वह फ्रेश हो रहा था। बाहर कोर्ट लेडीज उसका वेट कर रही थी। तभी उसका सेक्रेटरी हॉर्न आता है और कोर्ट लेडीज से कहता है कि वो ग्रैंड प्रिंस को लेकर जाएगा। तो हॉर्न आकर पूछता है कि आपने राजा साहब के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट ले लिया? यान उसकी ओर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि सुबह से तो मैं बस खून ही देख रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसके बारे में सोचने का, इसलिए अब मुझे थोड़ा आराम करना है। हॉर्न कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राजा साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो जाना ही होगा और आज के दिन आपको हंटिंग भी नहीं जाना चाहिए था। अब तक तो आपको महल में पहुंच जाना था ये था, और अब तक तो आप तैयार भी नहीं हुए, इसीलिए प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें महल के लिए निकलना पड़ेगा। देन इधर हम महल के सीन के देखते हैं, जहाँ सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स अमीर लोग ट्रेडिशनल और फॉर्मल ड्रेस में आ रहे थे। वहीं अपनी रेड सुपर कार में एंट्री मारती हुई ह्यूजू, जहाँ उसने सबसे अलग ड्रेस पहना था, जिसे देख सभी लोग उसके बारे में ही बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ सभी को फॉर्मल और ट्रेडिशनल ड्रेस में आना था। अब ह्यूजू आते ही फुल सेलिब्रिटीज की तरह डिफरेंट पोजेस देने लगती है, जिसके साथ ही उसके वीडियोज फोटोज वायरल होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे अलग थी। रिपोर्टर आपस में बात करने लगते हैं कि ह्यूजू सच में रेड ड्रेस में आ गई, जो देखकर यह सभी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि महल में राजा के अलावा कोई भी रेड ड्रेस नहीं पहनता। इसीलिए वह आए हुए सारे गेस्ट में सबसे यूनिक एंड अलग दिखती है। और वहीं उसकी टीम फुल पीआर चलाने में लगे हुए थे। आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, वीडियोज फोटोज हर जगह ट्रेंड कर रहे थे, जिससे उसके कंपनी के प्रोडक्ट सोल्ड आउट होते जा रहे थे। तो अंदर सारे गेस्ट एक दूसरे से घुल मिल रहे थे।
बातें कर रहे थे। वहीं हुईजू अकेले ड्रिंक कर रही थी। ठीक उसी के पीछे 3 औरतें उसी के बारे में बात कर रहे थे। हुईजू के बारे में गॉसिप करते हुए कह रहे थे कि यह वही लड़की है ना, कौशल ग्रुप की दूसरी बेटी। दूसरी औरत कहती यह चेयरमैन सॉन्ग की नाजायज बेटी है, जिसके बारे में इसके 10 साल होने तक किसी को पता ही नहीं था। फिर इसकी माँ जो चेयरमैन सॉन्ग की मिस्ट्रेस थी, उसने इसे चेयरमैन सॉन्ग के पास छोड़ दिया। इसीलिए यह कोई खानदानी लड़की नहीं है। इसके ड्रेसिंग सेंस हरकतों से समझ ही आ रहा है। एक नाजायज लड़की से और क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। न इसकी कोई इज्जत है, न परिवार की फिक्र है। ये सब सुनकर हुईजू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना ड्रिंक खत्म करके ग्लास तोड़ के पीछे मुड़कर उन्हें चेयर्स कहती है, जो देखकर वो तीनों भाग जाती हैं। तभी हुईजू का स्टेप ब्रदर तेजू उसे चिढ़ाने आता है, क्योंकि हुईजू की कंपनी के सेल्स जो डाउन हुई थी। हुईजू कहती है तुम अपनी कंपनी की फिक्र करो और सामने से हट जाओ। तेजू कहता है अपने बड़ी भाई की थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट किया करो। लोग सही कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। हुईजू कहती है अगला आदमी इज्जतदार होना भी तो चाहिए। और जहाँ तक रही मेरे कंपनी के सेल्स की बात, मुझे तुम्हारी तरह चीप हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। खुद का लॉस करके अपने सेल्स नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी आज भी प्रेफरेंस सर्वे में टॉप पर है, जहाँ तक तुम कभी पहुँच भी नहीं सकते। तेजू कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपनी आइडेंटिटी को तो छुपा नहीं सकती ना। भले ही कंपनी की सीईओ बन गई हो, रहोगी तो नाजायज ही। हुईजू कहती है तुम कुत्तों की तरह बकबक करते हो। टाई की जगह कल से पट्टा पहन के निकला करो, सूट करेगा तुम पे। यह बोल के उसकी टाई को टाइट कर देती है। तभी कोर्ट लेडी सभी को अंदर बुलाने आती हैं। तो अंदर सभी लोग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। सामने बैठे हुए थे राजा, जो कि एक 8 साल का बच्चा था, जिसके बगल में थी उसकी माँ यानी रानी माँ, और राजा के लेफ्ट साइड का तख्त खाली था, जो जगह थी हमारे मेन लीड यानी ग्रैंड प्रिंस यान की, जो कि था एक्टिंग किंग यानी राज प्रतिनिधि। क्योंकि राजा माइनर है, इसीलिए राजा के बिहाफ पे ग्रैंड प्रिंस यान सारा काम देखते हैं। तो यान है लिटिल किंग का चाचा, यानी छोटा राजा यान के बड़े भाई का बेटा है, और जो रानी माँ है वो यान की भाभी है। तो यहाँ सभी लोग यान के आने का ही वेट कर रहे थे। तो कुछ ही देर में यान भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यान अपने हंटिंग वाले कपड़ों में ग्रैंड एंट्री मारता है। अब यान को यहाँ देखकर ही क्वीन मदर यून को फेस गुस्से में लाल हो जाता है। यान को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो वह सभी के बीच में से चल के राजा के सामने आता है। तो लिटिल किंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब उसे हंटिंग वाले कपड़ों में देखकर काफ़ी लोग बातें कर रहे थे कि आखिर यह राजा के बर्थडे में हंटिंग वाले ड्रेस में क्यों आया है। जो बात उसे क्वीन मदर भी पूछती हैं। तो यान कहता है कि मुझे राजा जी ने गिफ्ट किया था, क्या आपको यह पसंद नहीं आया। राजा कहता है चाचू आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्वीन मदर कहती है फिर भी तुम्हें इवेंट का ख्याल करके उसके मुताबिक ड्रेस चूज करना चाहिए था, और वैसे भी हंटिंग का सीज़न तो चला गया। यान कहता है हंटिंग का कोई एक सीज़न नहीं होता, अब मुझे बाद में लेक्चर दे सकती हैं, फ़िलहाल तो मुझे बैठना चाहिए ताकि हमारे मंत्रीगण और मेहमान भी बैठ सके। यह बोलकर वह अपनी तख्त पे बैठ जाता है। वहीं हुईजू भी यान को वही देख रही होती है। तो यहाँ सभी लोग खाना शुरू करते हैं एंड बाहर सेलिब्रेशन चालू होती है। कोरिया में आज पूरी रात राजा के बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन चलने वाली थी। वहीं राजा अपने सारे बर्थडे सेरेमनीज वगैरह कर रहे थे। एक पेपर में उन्हें अपनी विशेष लिखनी थी, जिसमें वह अपनी माँ की हेल्थ हमेशा ठीक रहे या विश करते हैं। चाचू यान की भी अच्छे हेल्थ की विश करते हैं और सारी जनता के लिए खुशियाँ विश करते हैं। हुजी रॉयल लीग के पास फायरवर्क्स देख रही थी। तभी सामने यान आता है एक सेरेमनी पूरा करने, जिसमें बहुत सारी फायरवर्क्स होती हैं, जहाँ हुईजू यान को देख रही होती है। देन प्राइम मिनिस्टर मैन हुईजू को देखकर उससे बात करने आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हुईजू उसे पिंक कपड़ों में देखकर थोड़ा टीज करती है। तो वो कहता है क्योंकि अब मैं रॉयल कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे तो रूल फॉलो करने ही पड़ेगी ना, वरना दूसरे मिनिस्टर तो मेरी जान खा जाएंगे। देन हुईजू की काफ़ी तारीफ करता है, क्योंकि उसके लीडरशिप में कासल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। देन पूछता है यह ड्रेस तुमने बूझ कर ही पहनी है ना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि महल में रेड पहनना अलाउड नहीं है। हुईजू कहती है उससे मुझे क्या, मैं तो कोई लॉ तो नहीं तोड़ रही हूँ। वह कहता है थोड़ा संभल के ही रहना, वरना कंट्रोवर्सी हो सकती है। तभी यान का सेक्रेटरी मिन को कुछ कहने आता है, जो सुनकर मिन चला जाता है और यान को ढूंढते हुए उसके पास पहुँचता है। उसे देखकर पूछता है कि आप अकेले ऐसे किसी को बिना बताए क्यों चले जाते हैं। यान कहता है क्यों, क्या तुम्हें डर है कि मुझे कोई मार डालेगा। मिन कहता नहीं, मुझे फिक्र है, आपके सेक्रेटरी हैं उनका, वह आपके फिक्र में किसी दिन ज़रूर मरेगा।
इसीलिए आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यान उससे अचानक से पूछता है कि तुम शादी कब कर रहे हो। मिन कहता है अचानक से शादी की बात कहाँ से आई और आपको मेरी शादी करवा के यहाँ से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है। यान कहता है इसका उल्टा ही है, शादी मेरी होने वाली है। ये सुन मिन थोड़ा हैरान होता है। यान कहता है भाभी हर रोज़ मेरी शादी के लिए अलग अलग लड़कियों के रिश्ते भेज रही हैं, इसीलिए लगता है शायद जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मिन तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र में राजा साहब तो अपने फैसले ले नहीं सकते, ना ही कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। मेरी शादी होते ही मुझे महल छोड़ना पड़ेगा और बाहर इतनी दूर से मैं राजप्रतिनिधि का काम नहीं संभाल सकता। इसीलिए जो सारी ड्यूटीज अब तक मैं करता था, जैसे इतने सारे चैरिटी इवेंट्स में जाना, इंटरनेशनल डिलीजेंस को होस्ट करना, कल्चर हेरिटेज का मेंटेन करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विजिट करना और सबसे बोरिंग मिलिट्री सेरेमनीज अटेंड करना, यह सब कुछ फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। मिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यह सब नहीं कर सकता। इस पे यान कहता है फिर मेरी भाभी को रोको, अपना वोट ऑफ पावर यूज करो। रॉयल फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग रॉयल मैरिज के लिए एक रॉयल कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। तो जब भाभी मेरी शादी का प्रस्ताव देंगी तब तुम अपना वेटो पावर यूज करके उन्हें मना करना। यह बोल के वो जाने लगता है। मिन कहता है ये मुझे पहले ही बता देते, बेकार में भी अब मुझे डरा दिया। जी इधर नेटवर्क ढूंढते हुए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर आ जाती है, क्योंकि महल के आसपास के शहरी एरिया में नेटवर्क पूरी तरह से कट ऑफ कर दिए गए थे। तभी यान वहाँ आ जाता है और पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई। रोजी अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करती है। यान नीचे आकर पूछता है तुम्हारा नाम। रोजी माफी मांगते हुए कहती है कि मैं रास्ता भूल गई थी। यान फिर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और रिश्ता क्या है तुम्हारा महल से। तो रोजी अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है महल से। तो यान उसकी ओर आते हुए कहता है कि रॉयल फैमिली और महल के स्टाफ के अलावा यहाँ किसी को वहाँ आना मना है, तो तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। रोजी घबराते हुए अपना सर झुका लेती है। तो यान कहता है मेरे 3 काउंट करने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ कभी आई थी। रोजी एक्साइट होकर कहती है सच में, जिसमें यान थोड़ा करीब आकर कहता है कि इतना तो मैं अपनी जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। यह बोलकर काउंट करना शुरू करता है, पर जैसे ही 3 गिनता है महल की तरफ से एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जो सुन वो हुइजो को संभल के जाने के लिए कहकर पैलेस की ओर जाता है। तो अंदर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। यान को यह सब देखकर अपने 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक याद आता है, जब एक फायर इंसिडेंट में पिछला राजा यानी यान का बड़ा भाई मारा गया था, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है और लिटिल किंग को ढूंढने जाने ही वाला था। तभी मिन वहाँ पहुँचता है। पीछे से क्वीन मदर आकर इयान को थप्पड़ मार देती है। यह देखकर ही प्राइम मिनिस्टर मिन और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्वीन मदर कहती है क्या तुम अब एक और राजा की जान लेना चाहते हो, जो सुन अगेन या सभी हैरान हो जाते हैं। पर तभी पीछे से लिटिल किंग अपनी माँ को बुलाता है, तो क्वीन मदर अपने बच्चे के पास चली जाती हैं। पर यह एक रॉयल फैमिली डायनेमिक देखकर हुई जो हैरान रह जाती है। देन आग को काबू में लाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर मिन महल की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग कोई रूमर्स न फैलाएं। तो इस फायर इंसिडेंट में किसी को भी कोई चोट नहीं लगी थी, सब अंडर कंट्रोल आ चुका था। पर मिन को इस फायर इंसिडेंट पे डाउट होता है, क्योंकि 3 साल पहले ऐसे एक फायर इंसिडेंट में पिछले राजा की मौत हुई थी। अभी अभी तो रॉयल फैमिली में सब कुछ स्टेबल हुआ था, इतने में ही एक और फायर इंसिडेंट, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। यह बोलकर सिक्योरिटी को ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। हुइजू भी बाहर आती है। सेक्रेटरी उससे पूछती है कि इतनी जल्दी आप बाहर कैसे आ गई। तो हुइजू उसे फायर इंसिडेंट के बारे में बताती है। जो सुन सेक्रेटरी तो प्रिंस इयान के बारे में पूछने लग जाती है कि वो तो ठीक है ना। हुइजू पूछती है कहीं तुम प्रिंस इयान की फ़ैन तो नहीं हो ना, जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। यह बोलकर उसे घर चलने को कहती है। सेक्रेटरी पूछती है ग्रैंड प्रिंस इयान के साथ आपका कोई पंगा है क्या, मतलब वो भी रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया से ही पढ़े हैं, तो कहीं स्कूल में उन्होंने आपको बुली तो नहीं किया ना, जो आप उनको इतना नापसंद करती हैं। हुइजू कहती है तुम्हें लगता है कोई मुझे बुली भी कर सकेगा। सेक्रेटरी कहते हैं फिर आप उन्हें हेट क्यों करते हो। हुइजू कहती है बस ऐसे ही। देन हमें 2009 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब यह लोग रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया में पढ़ते थे, जहाँ हुइजू एक रात चोरी छुपके आर्चरी रेंज में आई थी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन वो हिट नहीं कर पाती। तभी पीछे से इयान आकर पूछता है कौन हो तुम।
हुजू उसे देखकर डर के भागने लगी थी। यान कहता है कि अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भाग के भी कोई फ़ायदा नहीं है, पकड़ी जाओगी, जो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। इसलिए बताओ नाम क्या है और कहाँ से हो। ये नाम बताती है और कहती है 9th ग्रेड जिजाक हाउस से। यान कहता है तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने स्कूल के रूल को तोड़ा है। हुजू कहती है मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी थी क्योंकि मैच आने वाला है। यान कहता है तो क्या तुम रोज़ तोड़ोगी? 10th ग्रेड से नीचे वालों को रात 11 बजे के बाद डॉर्मेट्री से निकलना मना है, यह पता है ना? और इस रूल को तोड़ने पे 20 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे, या भी जानती हो। और दिए हुए टाइम से ज़्यादा कोई स्कूल प्रॉपर्टी यूज करने से पहले प्रिंसिपल का अप्रूवल लेना पड़ता है, और इस रूल का उल्लंघन करने पे 10 डीमेरिट पॉइंट मिलते हैं। जिस पे हुजू कहती है तो आप भी यहाँ आए हैं तो इसका मतलब आपको भी डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। देन यान प्रिंसिपल का अप्रूवल लेटर निकालता है एंड कहता है कि मैं तो अप्रूवल के साथ आया हूँ। हुजू पूछती है यह तुम्हें कैसे मिला, जबकि प्रिंसिपल ने खुद मैच के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए मना नहीं किया था। और तो और यहाँ की चाबी किसी दूसरे स्टूडेंट के पास कैसे मिली? वह यहाँ की चाबी दिखाते हुए कहती है कि यह चाबी 9th ग्रेड के मिनसुक के पास थी। अगर यह आर्चरी रेंज यूज करना मना ही होता तो फिर उसके पास ये चाबी कहाँ से आई, जिसको दिखाकर वह क्लास में शो ऑफ करता रहता है। इसीलिए मैंने उससे यह चुरा लिया। किसी के पास आर्चरी रेंज की चाबी है तो तुम्हें इतनी आसानी से प्रिंसिपल की परमिशन मिल गई, जो शायद मुझे कभी भी नहीं मिलती। इसीलिए डीमेरिट पॉइंट्स को लेक्चर मुझे मत दो, मैं बस इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहती हूँ। जो फैसिलिटीज़ मेरे राइवल्स को मिलती हैं मैं वह लेकर रहूँगी। यान कहता है तो इसके लिए क्या तुम उनके लेवल पर गिर जाओगी? हुजू कहती है बिना प्रैक्टिस के हारने के बजाय मैं गलत तरीके का यूज करके अपना हक छीन कर जीतूंगी। यह बोलकर जाने लगती है, पर फिर वापस आकर यान को ग्रीट करके चली जाती है, जो देखकर यान स्माइल करता है। देन हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि इसी मोमेंट को याद करके हुजू यान को कहती है कितना रूड था। अगले दिन क्वीन मदर यान से मिलने के लिए आती है और कल उसे थप्पड़ मारकर वह सब कहने के लिए सॉरी कहती है कि अपने बेटे की सलामती के फिक्र में मैंने बिना सोचे समझे कल आप पर हाथ उठाया और कुछ गलत बातें बोली। यान कहता है प्राइम मिनिस्टर मिन कुछ एक्शन लेने वाले थे, खैर आपको जब अपनी गलती का एहसास है तो मैं उन्हें समझा दूंगा। क्वीन मदर कहती हैं सबको बस आपकी ही चिंता है, राजा की कल किसी को चिंता नहीं थी, पैलेस में आग लगी थी, राजा की जान जा सकती थी, पर सबको चिंता थी आपके चेहरे पर लगे कट की। यान कहता है तो क्या आप उसके लिए मुझे ब्लेम करती हैं? क्वीन मदर कहती है हाँ, क्योंकि आप राज प्रतिनिधि हैं, राजा का सारा काम तो आप ही करते हैं। यान कहता है तो आप क्या चाहती हैं कि हमारे 8 साल के राजा को सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएं, जो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए तो मुझे राज प्रतिनिधि बनाया गया। और वैसे भी एक राज प्रतिनिधि के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। पर क्वीन मदर को फिक्र थी, राजा से ज़्यादा यान का बोलबाला था। यान के बस एक बार कहने पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक कोई भी काम कर देते हैं, तो उनके कहने का मतलब था कि यान ने राजा को ही ओवरशैडो बना दिया है। यह सुन यान को अपना बचपन याद आता है, जब उसे एग्जाम में 100 में 100 मिला था। तब भी उसके पिताजी खुश नहीं हुए थे और तभी कह दिया था कि वो बस ग्रैंड प्रिंस है, क्राउन प्रिंस नहीं। यानी बचपन से ही तय था कि राजा यान का बड़ा भाई ही बनेगा और यान कभी भी राजा नहीं बनेगा। प्रेजेंट सीन में यान पूछता है आपको मुझसे चाहिए क्या? क्वीन मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा राजा के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह साथ खड़े रहो। यान कहता है मैं वही तो कर रहा हूँ। देन क्वीन मदर कहती है तो फिर शादी के लिए मान जाओ और मेरी पसंद की लड़की से शादी करो, या करके साबित करो कि तुम हमेशा राजा के साथ हो। इधर हुजू के लिए भी उसके डैड ने एक रिश्ता देखा था, जिसके लिए हुजू साफ मना करती है, क्योंकि उस लड़के में कुछ भी खास नहीं था, वो बस एक छोटी सी कंपनी का CEO था। हुजू कहती है कम से कम मेरे बराबर का तो कोई ढूंढो। तभी तेजू और उसकी वाइफ आते हैं, जो कहते हैं तुम्हारे लायक सबसे बेस्ट रिश्ता यही मिला। हुजू समझ चुकी थी कि यह लोग शादी के बहाने उसे बस फैमिली से निकालने का सोच रहे थे। तेजू की वाइफ कहती है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे खानदानों में कोशिश की तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने का, पर क्या है ना, वो लोग हर छोटी छोटी डिटेल तक पता करते हैं, जिसके बाद सभी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जिससे वह हुजू के नाजायज होने का टोंट मार रही थी, जो सुन हुजू भी उसे कहती है फिर तुमने इस तेजू जैसे लूजर से कैसे शादी कर ली, जिससे भाई बहनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। हुजू ये कहकर चली जाती है कि मैं तो इस लड़के से शादी नहीं करने वाली। इधर रोहन को क्वीन मदर की बात सुनकर हैरानी होती है। वो कहता है कि अब तक तो क्वीन मदर आपकी शादी करने के ही खिलाफ थी और अब वह आपकी शादी कराना चाहती है, वो भी उनकी पसंद की लड़की के साथ। यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यान ने क्वीन मदर को कोई जवाब नहीं दिया था, इसीलिए वह भी इस बारे में सोच ही रहा था।
उधर हुईजू की उस शादी वाली बात से दिमाग खराब हुआ बैठा था, इसीलिए वह सारे डायरेक्टर पर गुस्सा निकाल रही थी। तो हैजोंग उसे शांत कराती है और बताती है कि उसे प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इधर यान कुछ दिन के लिए रॉयल पैलेस छोड़कर अपने प्राइवेट रेजिडेंस जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात होती है मिस्टर इनप्योंग से, जो कि क्वीन मदर के डैड थे, जो उनके रॉयल कोर्ट के एक मिनिस्टर भी थे। तो यान के अपने प्राइवेट रेजिडेंस में जाने वाली बात सुनकर मिस्टर इनप्योंग कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा अगर आप पर कोई मुसीबत आ गई। तो यान कहता है, मुझे लगा था आप खुश होंगे मेरे पैलेस से जाने पर, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया मेरी फिक्र जताकर। यह बोलकर वो अपने प्राइवेट रेजिडेंस के लिए निकल जाता है। तो मिस्टर इनप्योंग क्वीन मदर से मिलने आते हैं, जहां क्वीन मदर को तो अब भी लग रहा था कि वह फायर इंसिडेंट यान ने ही करवाया था। वो यही शिकायत कर रही थी। यान को कोई कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी मनमानी करता है। तो मिस्टर इनप्योंग कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस यान को सभी लोग पसंद करते हैं। अपने पेरेंट्स और भाई को खोने के बाद भी वो अपने छोटे भतीजे के लिए राजप्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है, रॉयल फैमिली के वारिस और रॉयल क्राउन की रक्षा कर रहा है। जिस पर क्वीन मदर कहती है कि यही तो इशू है। इधर हुईजू अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढ रही थी, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके डैड किसी अरे गहरे के साथ उसकी शादी करा देंगे। पर हुईजू को अपने जितना काबिल कोई मिल नहीं रहा था, तो वो हेजोंग को पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक सबकी प्रोफाइल चेक करने को कहती है, पर कोई बात नहीं बन रही थी। हुईजू तंग आके कहती है कि मैं ज़्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, बस कोई ऐसा मिले जो मेरे स्टेटस के बराबर हो। इतना भी कुछ इम्प्रेसिव नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा मिले जो मेरे स्टेटस के बराबर हो। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई रॉयल ख़ानदान ढूंढ रही हूँ। यह बोलकर वह रुक जाती है एंड उसे कुछ आइडिया आता है। इधर यान अपने प्राइवेट रेजिडेंस में होता है, जहाँ हन आकर उसे आर्टिकल्स दिखाता है जिसमें कुछ रॉयल्स, मिनिस्टर और पब्लिक यान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। राजा के बर्थडे सेलिब्रेशन पे हंटिंग वाले कपड़े पहन के आने के लिए। ह्योन कहता है, मैंने इसीलिए तो मना किया था आपको कि यह पहनकर मत जाइए। यान पूछता है कि उस रात के फायर वाले इंसिडेंट को लेकर कोई नई खबर है क्या। ह्योन कहता है कि अब तक ऐसा तो कुछ नहीं है। यान कहता है, शायद जल्द ही मेरा नाम एक बार और ट्रेंड करेगा। इधर ह्यूजे के ऑफिस में यान के काफ़ी चर्चे चल रहे थे, क्योंकि यान कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं था। हेजोंग यान की तारीफ करते हुए ह्यूजे के पास आती है और बताती है कि ग्रैंड प्रिंस यान अभी हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। तो उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हुए ह्यूजे कहती है कि यह इतना भी बुरा नहीं है। हेजोंग पूछती है कि आखिर आप ग्रैंड प्रिंस यान के बारे में क्या सोच रही हैं। तो ह्यूजे स्माइल करती है। इधर ह्योन परेशान हुए जा रहा था, क्योंकि यान को लेकर कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रहा था। इसीलिए वो यान से एक स्टेटमेंट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आपका कोई दूसरा इरादा नहीं था ग्रैंड प्रिंस के बर्थडे पे वो हंटर वाला ड्रेस पहनने का। पर यान इस न्यूज़ आर्टिकल्स पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इधर ह्योजंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ग्रैंड प्रिंस यान से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हैं। हुजू कहती है, क्यों नहीं। ह्योजंग कहती है, कहीं आपने कुछ खाया पिया तो नहीं है ना। हुजू कहती है, सोच के देखो, मेरे जितनी काबिल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और अमीर ग्रैंड प्रिंस यान को कहाँ कोई ऐसी लड़की मिलेगी। ह्योजंग कहती है, ओके, आपने यह बात किसी और को तो नहीं बताई है ना। हुजू कहती है, नहीं, पर मैंने यान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है। तो ग्रैंड प्रिंस यान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, जिसे वह एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही वो पर्सन यान से मिल सकता है। तो यान के पास काफ़ी सारी ऑडियंस रिक्वेस्ट आई थी, पर वह सभी को रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। ह्योन बताता है कि उनमें से एक कासल ब्यूटी की सीईओ भी है, सॉन्ग हुईजू, पर यान उसके रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देता है। एजेंट कहती है, ये तो होना ही था, इतना आसान थोड़ी है ग्रैंड प्रिंस यान से मिलना, पर आपने तो कोई रीज़न भी नहीं दिया था उनसे मिलने का। हुईजू कहती है, तो क्या लिखूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एजेंट कहती है, ये तो बिल्कुल भी मत लिखना। हुईजू कहती है, यह तो कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहा है। अब यान ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी, ना ही वो किसी मिनिस्टर से मिल रहा था, जिससे क्वीन मदर तो उससे और ज़्यादा चिढ़ जाती है। इधर ह्योन बताता है कि मिस सॉन्ग हुईजू ने फिर से एक ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है, पर इस बार दूसरे नाम से। पिछली बार लिखा था सॉन्ग हुईजू, सीईओ ऑफ कासल ब्यूटी। इस बार लिखा है कैसल बुक के चेयरमैन सॉन्ग की दूसरी बेटी। यान फिर से रिजेक्ट करने को कहता है। इस तरह से हुईजू 10-15 बार रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन हर बार यान उसे रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। तो बार बार रिजेक्ट होकर हुईजू परेशान होती है और इधर यान भी परेशान होता है। तभी हुईजू को याद आता है बर्थडे वाली रात जब वह पैलेस के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी।
तभी यान ने कहा था कि मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे यहाँ आने के बारे में भूल जाऊंगा। इतना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। जिससे उसे एक आइडिया आता है। वह इस बार लिखती है इयान के जूनियर बोल के। हॉर्न आकर इयान को बताता है कि मिस ह्यूजी ने फिर एक रिक्वेस्ट भेजी है, पर इस बार लिखा है कि आपके जूनियर ह्यूजी को सीनियर ग्रैंड प्रिंस इयान से थोड़ी गाइडेंस चाहिए। इयान काफ़ी सरप्राइज होता है एंड स्माइल करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहता है। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड देखकर ह्यूजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और शाम को रेडी होकर इयान के प्राइवेट रेजिडेंस पहुंच जाती है। इधर इयान से मिलने की खबर क्वीन मदर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी एक स्पाई इयान के प्राइवेट रेजिडेंस में मैड है। इधर फाइनली दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। इयान कहता है समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। तुमने इतने सारे नाम से जो रिक्वेस्ट भेजी थी, तो बताओ मुझसे क्या मिलना था। रोजी अपने बैग से एक रेड कलर का लेटर जैसा कुछ निकालती है। उसे इयान के सामने रखकर कहती है कि मुझे आपको प्रपोज करना था, चलिए शादी कर लेते हैं। इयान शॉक्ड एवं सरप्राइज दोनों होता है। यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस के बर्थडे वाली शाम, जब इयान रॉयल लीग के पास फायरवर्क्स जलाने आया था। तब दोनों ने ही एक दूसरे को देखा था। फिर 2009 में आर्चरी रेंज को लेकर हुईजू ने जब इयान को इतना कुछ सुना दिया था, तब अगले दिन वह स्कूल में काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि उसने ग्रैंड प्रिंस और रॉयल फैमिलीज की इंसल्ट की थी। तो उसे डर था स्कूल से निकाले जाने का और पनिशमेंट का। पर तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे बुलाती है एक अनाउंसमेंट के बारे में बताते हुए, जहां इयान के कहने पर अब से आर्चरी रेंज सभी के लिए हर टाइम खुला रहेगा और सभी को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। यह देखकर हुईजू काफ़ी सरप्राइज थी और ये काम इयान ने ही करवाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।